जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। न्यू लाइट की पूरी टीम की तरफ से मिशन नीट 2025। अब सिंह सर का एक ही सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। उसी के तहत बच्चे आपको ठीक है पेपर का डिस्कशन देखा जाएगा। देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी होगी जिसका सेंटर ऑफ मास, इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी होगी जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के कहां होगा, बाहर की तरफ। पहला ऑप्शन है बच्चे पेंसिल। अब जैसे इसको ले लीजिए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। दूसरी चीज बच्चे, ठीक है, शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट है बच्चे आपके सामने। तीसरा आपके पास क्या है, डाइस है, पासा है। और चौथा क्या है, बैंगल। अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो ये देखिए, देखिए बच्चे, अब देखो बैंगल जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये था बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बच्चे हमें इस पे क्लियर है एकदम 100% कि ये जो है बच्चे यहाँ पे बैंगल, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बच्चे सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे पड़ेगा। और ये देखिए वहां पे कोई भी मास लाई नहीं कर रहा है, ये क्या है, आउटसाइड है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बैंगल। वो बॉडी पे नहीं पड़ रहा है, बॉडी के कहां है, बाहर है। अगला आप देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy of a conservative force is given by U equal to ax square minus bx, where a and b are positive constant. Find equilibrium position. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो वो पहले ही बोल के रखा है कि कंजर्वेटिव सिस्टम है। सिस्टम कैसा है प्रभु, कंजर्वेटिव। तो आप लिख सकते हो यहां पे आराम से कि F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा बच्चा, एक चीज ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट रेट का मतलब जैसे होता है डिवाइडेड बाय टाइम, उसी तरीके से ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। और यहाँ पे बच्चे माइनस साइन लगती है। अब बच्चे हम यहां से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगली चीज है बच्चा कि अब वो आपको कह रहा है कि u की वैल्यू आपको दे रखा है तो रख दीजिए। एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी बाई डी एक्स। यहां पे क्या लिखोगे बच्चे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसको आराम से बच्चे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए तो कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये हिस्सा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बच्चे यहां पे हम देखेंगे तो लिख सकते हैं इसको माइनस टू ए एक्स। और इसको बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो ये माइनस साइन बच्चे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, बी। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगली चीज ये बोला गया है बच्चे कि इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट क्या होना चाहिए, तो जीरो। तो जीरो इक्वल टू आप क्या लिखोगे, माइनस टू ए एक्स प्लस बी। यहां से बच्चे हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा, बी इक्वल टू टू ए एक्स। यहां से आप चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चे, ये आएगा बी बाई टू ए। तो यहां से बच्चे ऑप्शन हो गया आपका बी बाई टू। थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है बच्चे, तो ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पेपर में दिया गया रहा होगा। अब बच्चे यहां से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन बी बाई टू ए। यहां तक लगता है मुझे बच्चे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये बोल के रखा है क्वेश्चन में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रही है एक्स पे। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 2 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो दी गई है बच्चे वो कितना दी गई है, 2 जूल। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इग्नोर ऑल द फोर्सेज एंड assume that conservative force corresponding to the above potential energy is only acting force on the particle। अब बच्चे ux क्या दिया है आपको,
ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बच्चे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा फिर हम लोगों को। यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये दिया है बच्चे। दूसरी चीज ध्यान से देखो, वो बोल के रखा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है 2 जूल, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो काम कर रहा है बच्चे। तो यहां से अगर हम चाहें तो लिखना, तो ये चीज बच्चे हम बहुत प्यार से लिख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्योंकि बच्चे हमें पता है कि ये जो आपका हिस्सा है ये बच्चे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये वाला हिस्सा जो देगा वो देगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर किसके होगा, मैकेनिकल एनर्जी के। और मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कहीं चेंज होने वाली नहीं है बच्चा। अब देखो प्रभु आगे की तरफ क्वेश्चन को चलते हैं, हम लोग करते हैं। अगर अब इसी को हम चाहें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, तो बच्चे 2 से सब पे मल्टीप्लाई कर दें। 2 से अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच्चे आ जाएगा mv स्क्वायर आएगा, प्लस बच्चे अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4। क्वेश्चन में अगर ध्यान दीजिए बच्चे, न्यूमेरिक प्रॉब्लम में पहले ध्यान दीजिए, तो मास कितना दिया है 1 kg, कितना दिया है 1 kg। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इक्वल टू 4। तो बच्चे यहां से वी स्क्वायर तो आ गया, अब पूरा हिस्सा उधर की तरफ ले लेते हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे आपको ये पता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछ के रखा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चे कि मैक्सिमम स्पीड बताइए। क्या बताइए, मैक्सिमम स्पीड। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड आपको पता है बच्चे, अब मैक्सिमम वर्ड यूज हो गया, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे पूरा खेल किसका हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा का। किसका हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो अब बच्चे ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि मैक्सिमम स्पीड की जब बात करोगे तो इसको क्या करोगे, ठीक है, आराम से डिफरेंशिएट करके क्या दिखा देंगे, 0। वी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये कितना होना चाहिए, 0। अच्छा बच्चे वी स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां से बच्चे इसे लिख सकते हो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहां से बच्चे आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, यहां से कटेगा बच्चे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर। यानी बच्चे 1 मीटर वो जगह होगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, यही एक्स की वैल्यू लाके यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे यही वैल्यू लाके रख देनी है, और कुछ करना नहीं है बच्चे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वी मैक्सिमम चाहिए। तो बच्चे देखो अगर हमें वी मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो बच्चे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 4। तो यहां से बच्चे आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 प्लस 4। ये बच्चे किसकी वैल्यू आई, वी मैक्स की, स्क्वायर की। तो यहां से वी मैक्स अगर हम लिखना चाहेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा रूट में 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, रूट में 5 मीटर पर सेकेंड। अगला देखते हैं बच्चे, द डेंसिटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाई रो एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू 1। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड विल बी एट। अच्छा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, एक चीज देखो इस पे ध्यान से,
ऐसे क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से कर सकते हो, तो चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, उस तरीके का कैलकुलस मेथड लगाओ। दूसरा सबसे आसान तरीका होता है बच्चे कि आप लेमेंट टेक्निक को फॉलो ना करिए, आप एकदम प्यार से इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइन बहुत थिन है तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं बच्चे। हम ये मान लेते हैं लेट b टेंड टू 0, मतलब b लगभग 0 है। क्या है? 0। अच्छा b को अगर मान ले 0 तो यहां पे हमें मिल जाएगा रो विच इज फंक्शन ऑफ x, ये बच्चे आ जाएगा a, और a आपको पता है कि क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर b की वैल्यू हम क्या क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो रो x, अब बच्चे रो x जो लिखा है ना, x ये बता रहा है कि ठीक है यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, और a और b क्या है बच्चे? कांस्टेंट है, ये पहले ही दिया गया है। अब आपको पता है बच्चे कि ये रॉड है जिसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। अच्छा अब क्या हुआ है कि डेंसिटी आपने, ठीक है डेंसिटी आपको कांस्टेंट मिल गई 1 मीटर के लिए, इसका मतलब ये हुआ प्रभु कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जो आपको पता है बच्चे वो कहां पे होगा? आधे पे होगा, क्योंकि अब ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहा। आपने बी को जैसे 0 माना, अब ये क्या हो चुका? यूनिफॉर्म। तो ये बच्चे कितना आएगा? 0.5 मीटर। कितना आएगा? 0.5 मीटर। अब प्रभु हम सारे ऑप्शन में क्या करते हैं कि डायरेक्ट बी की वैल्यू रख देते हैं 0। अच्छा इसमें देखिए, अगर बी और बी की वैल्यू रखने पे 0, अगर जहां पे भी सेंटर ऑफ मास 0.5 आ जाए वहां हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले हम पहले ही ऑप्शन में रख लेते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 2 + 0 अपान बच्चा क्या हो जाएगा? 4, इधर 3 + 0, ये आ जाएगा बच्चे 6/12, ये कटा कितना आ गया? 0.5। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए जाना नहीं था। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स p प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है बच्चे कोई एक ब्लॉक जिसका मास m है, और यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको सरफेस और ब्लॉक के बीच का न्यू दिया है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अब बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि P इक्वल टू क्या होगा? F/v, ये होगा प्रभु। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। अब दूसरी चीज बच्चे अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो यहां पे बड़े प्यार से एक चीज लिख सकते हैं कि ये देखिए बच्चे, ये लाइन हर जगह आपको क्लियर नहीं हो रही है तो मैं इस पे लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो बच्चे अब देखो, ये आपको क्लियर है कि यहां पे जो, ठीक है, जब जो ड्राइविंग फोर्स हो वो अपोजिंग फोर्स के बराबर हो जाए, या आप अपने दिमाग में ये जान लो बच्चे कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, कोई भी बॉडी तब नहीं रुकती है जब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई भी बॉडी तब रुकती है जब उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो? दोनों 0। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो बच्चे वो आपकी मैक्सिमम या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, मैक्सिमम या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो वहां से बच्चे हम P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Fv। सेम डायरेक्शन में बच्चे ले रहे हैं। अब आपको पता है कि फोर्स यहां जो लेना है बच्चे वो वास्तव में है क्या? न्यू एन, इसे बच्चे लिख सकते हो न्यू mg, लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चे P इक्वल टू क्या आ गया? न्यू mg, उसके बाद वेलोसिटी। अब बच्चे बस ये ध्यान देने वाली चीज है कि जब हमने, ठीक है, जो पुलिंग फोर्स था उसको फ्रिक्शन के बराबर ले लिया, उस समय एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब हमें वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ भी बोलो, वो मैक्सिमम मिलेगी। तो यहां से बच्चे v मैक्स हमें जो मिला वो क्या मिलेगा? P/न्यू mg। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे और बहुत आसान भी क्वेश्चन था। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे? पांचवें का फोर्थ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ए मैन squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the process is। पहली चीज ये बच्चे समझ लीजिए कि जब हम लोग, ठीक है, एक अपेरेंट वेट होता है और एक एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट जो हमें फील होता है वो बच्चे नॉर्मल होता है, और एक्चुअल वेट जो होता है वो mg होता है।
जैसे देखो वेइंग मशीन पे हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा वेट कभी मेजर नहीं होता, हमारा जो मेजर होता है बच्चे वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। अब जैसे मैं ऐसे बैठूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से कर रहा हूं, आगे झुक रहा हूं, बैठ जा रहा हूं, तो अगर ऐसा मैं वेइंग मशीन पे करूं, जैसे वेइंग मशीन जो होती है वो वेट नहीं मेजर करती बच्चे, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करती है, क्योंकि मेरा वेट है वो मेरे ऊपर लग रहा होगा, उसे दुनिया की कोई और बॉडी मेजर नहीं कर सकती। जैसे ये पेन है तो बच्चे इस पे पेन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा और ये पेन पे लग रहा होगा, मेरे हाथ पे भले रखा हुआ है बच्चे, लेकिन वेट पेन का वेट है तो पेन पे लगेगा, इसे दुनिया की कोई और बॉडी या कोई और डिवाइस इसको मेजर नहीं कर सकता, इसको फील नहीं कर सकता बच्चे। तो देखो पहली चीज क्या होगी बच्चे कि जब इनिशियली मैं ऊपर की तरफ आऊंगा तो मुझे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब जैसे मैं बैठा हूं मुझे ऊपर उठना है तो मुझे एक नेट एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स चाहिए। या आप देखते हो कि कोई इंसान बैठ जाता है ना, तो अब खड़े हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठे हो अगर वजन ज्यादा है तो कोई खींच के फिर हाथ देते हो कि भाई हाँ खींच के उठा दो, तो वहां से एक एक्सटर्नल फोर्स आप पे लगता है। तो शुरुआत में बच्चे आपको उठक बैठक करने के लिए, स्क्वेटिंग का मतलब होता है उठक बैठक, तो ऊपर उठने के लिए आपको फोर्स ज्यादा चाहिए, तो पहले फोर्स ज्यादा चाहिए किससे, mg से, क्योंकि बच्चे देखो n माइनस एम जी ये ग्रेटर होगा किससे, 0 से, तो n ग्रेटर देन आ जाएगा mg से। मतलब आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो आपके एक्चुअल वेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कब, इनिशियली, लेकिन ये बच्चे हमेशा नहीं है, इनिशियली। उसके बाद आप खड़े हो गए, आप कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चा, फोर्थ। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, फोर्थ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। A bicyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle due to the road is 200 Newton and the directly opposed to the motion. Work done by cycle on the road. अब बच्चे अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जितना रोड साइकिल रोड पे कितना काम कर रहा है उसका नेगेटिव मिलेगा कि रोड जितना कर रहा है साइकिल पे। एक चीज ध्यान में रखो कि जो काम करेगा वो थकेगा, जो काम करेगा वो थकेगा, या उससे भी आसान देखो, ठीक है, और रोड कभी थकती है, नहीं थकती, तो रोड कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा आप इसको भी ना समझना चाहो तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि रोड डज नॉट मूव, रोड डज नॉट मूव, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इसलिए बच्चे हेंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, रोड डज नॉट मूव हेंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बच्चे तो बड़े प्यार से लिख सकते हो कि वहां पे जो वर्क डन होगा ये भी क्या आएगा बच्चा, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो तो वर्क डन जीरो, तो घुमा फिरा के बच्चे आंसर क्या हो गया, थर्ड। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा लोग। इसके बाद आगे आते हैं, बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन इन वैक्यूम, कि कोई एक बॉडी है वो क्या कर रही है, वैक्यूम में गिर रही है। अब बच्चे आगे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो कौन सी इसमें से क्वांटिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। अब जैसे हम कह दे रहे हैं बच्चे की फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, इसको मेरे प्यारे बच्चे मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन। अब यहां पे बॉडी जब होगी बच्चे तो इसकी मैक्सिमम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। भाई हमने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया तो यहां पे क्या होगा, जीरो। अब मान लेते हैं ये h हाइट पे है बच्चे, तो इसके पास सिर्फ क्या होगा, ऊपर की तरफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और जब हम यहां आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, मतलब मिनिमम मिलेगी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और यहां पे बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहां पे कौन जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन बच्चे इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव। और हमें पता है बच्चे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल अदर, एक्सटर्नल ले लो या अदर ले लो, स्यूडो ले लो, सबके द्वारा वर्क डन क्या है, जीरो। सिर्फ यहाँ पे काम करने वाला फोर्स सिर्फ एक है बच्चे, वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स बच्चा लोग कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यहाँ पे वर्क डन परफॉर्म किया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। या वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, विच इज आल्सो नोन एज स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ।
तो बच्चे उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्स ले लो, इंटरनल ले लो, एक्सटर्नल ले लो, सब ले लो, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा बच्चे वो देता है हमें क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा उसका निगेटिव ले लो, हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। लेकिन वहीं पे आपने डिराइव करके देखा था कि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेज अगर आपको क्या मिल रहा है, जीरो बच्चे, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। और यहां ध्यान से देखिए सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लोग आगे बढ़ते हैं। During inelastic collision between two bodies, which of the following quantities always remain conserved? तो बच्चा मैं एक चीज आपको बता दूं, वो मान लो अभी से दो चीजें होती हैं। एक होता है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चा लीनियर मोमेंटम। अब मैं ये बता रहा हूं आपको बच्चे, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो तो एक बात जान लो कि प्रिंसिपल कभी फेल नहीं हो सकता। हमें चाहे जितनी फर्जी कहानी बनानी पड़े, फर्जी स्टोरी जोड़नी पड़े, अगर हमने बोल दिया दैट इज प्रिंसिपल तो वो कभी फेल नहीं होगा। लेकिन लॉ अगर हो रहा है तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो बच्चे क्या फेल हो सकता है। तो अब बच्चे ये जानते रहो कि प्रिंसिपल कभी फेल नहीं होगा। जैसे हम लोग प्रिंसिपल फेल ना हो इसके लिए एक फर्जी चीज बनाते हैं, फोटॉन, उसको मास दे देते हैं, उसको एनर्जी दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फेल ना हो। या बच्चे आप यहीं पे जान लो कि एक होता है आपके पास इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है और एक सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जो बच्चे इलास्टिक कोलिजन होता है वहां पे आपकी टोटल मोमेंटम भी बच्चे कंजर्व होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। इसके अलावा जब हम आते हैं बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन में, तो इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन बच्चे टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर यही सुपर हो गया बच्चे, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की जगह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो तीनों ही कोलिजन में हमने ध्यान से देखा तो क्या कंजर्व था बच्चे, लीनियर मोमेंटम। तो यहां से ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। The kinetic energy of a body varies with time as k equal to t square plus 4t plus k 4t plus 6. Find power of that body at t equal to 1 second. तो देखो बच्चे बॉडी का आपको पावर निकालना है कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब मैं एक चीज यहीं पे बता देता हूं बच्चे, p इक्वल टू हम लिख सकते हैं dw बाई डी टी, इसे लिख सकते हैं dk बाई डी टी, इसे लिख सकते हैं du बाई डी टी। लेकिन इसके साथ कंडीशन है बच्चे, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ये हमेशा लगेगा, ये फार्मूला भी हमेशा लगेगा, लेकिन बच्चे ये फार्मूला हमेशा नहीं लगेगा। अच्छा, नॉट ऑलवेज इसलिए बोला गया बच्चे क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब वहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो के द्वारा वर्क डन, किसी और के द्वारा वर्क डन ना हो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जा रहा हो सिस्टम में। तो बच्चे देखो बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, हम ऐसे लिख सकते हैं पावर दैट इक्वल टू डी के बाई डी टी प्रभु। अच्छा बच्चा लोग, डी बाई डी टी हमने लिखा, के की वैल्यू दे रखा है प्रभु, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। डिफ्रेंसिएशन बच्चा लोग आपका बहुत प्यारे लेवल पे तैयार है। तो बच्चे आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 2t प्लस 4। अच्छा, ये आपने जनरल फार्मूला निकाला, लेकिन हमसे पावर पूछा गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो बच्चे रख दो पावर की वैल्यू 2, 1 प्लस 4 कितना आ गया, 6। जैसे पावर आपके पास आ जाती है ना तो वाट लगा देते हो दूसरे की, तो इसके यूनिट क्या होती है बच्चे, वाट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 वाट। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। A body is projected with a velocity of 15 meter per second at 37 degree with the horizontal. Find the power of weight of body at the point of projection. Mass of body is 1 kg. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें ताकि थोड़ा सा करना आपके लिए क्या हो बच्चे, आसान हो। अच्छा देखो बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ आपको ये बोला गया था बच्चे,
देखो बच्चे, इसको फेंका गया है 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से, थीटा कितना है 37। अब बच्चे आपको पता है कि यू एक्स जो आएगा प्रभु, वो आपको कितना मिलेगा 15 कॉस 37 डिग्री। इसे लिख सकते हो 15 इंटू 4/5। ये कटेगा बच्चे, क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे यू एक्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो ये आ जाएगा 12 आई कैप आएगा बच्चे। उसी तरीके से अगर यू वाई को आप लिखना चाहो बच्चा, तो आप क्या लिख सकते हो 15 साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं बच्चे। 15 वही रहने दो, साइन 37 जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 3/5। यहां से क्या आ गया 9। तो बच्चे यू वाई वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा 9 जे कैप। अच्छा देवता, एक चीज और ध्यान दो कि क्वेश्चन में वो आपको पहले ही बोल के रखा है कि पावर आपको निकालना है किसका, वेट का, वो भी कहां पे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब बॉल को जहां से प्रोजेक्ट किया गया, बॉडी को जहां से प्रोजेक्ट किया गया वहीं से निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे आगे देखते हैं इसमें। तो बच्चे आपको पता है कि वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, W इक्वल टू एम जी। अच्छा, ये जो W होगा यही तो एक्चुअली फोर्स होगा, तो फोर्स इक्वल टू यहां पे हम क्या लिख सकते हैं एम जी माइनस जे कैप, ये लिख सकते हैं बच्चे। अब मास आपको 1 kg दिया है तो 1 रख दो, जी की वैल्यू 10 ले लो बच्चे, और यहां पे क्या है माइनस जे कैप, तो यहां से बच्चे क्या आ गया -10 जे कैप। पावर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और वेलोसिटी का। अब बच्चा आप वेलोसिटी, आप चाहे तो वेलोसिटी सिर्फ यूआई का ले लो, चाहे पूरा ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला आंसर पे नहीं है। अब आपको पता है बच्चे फोर्स कितना है -10 जे कैप है, और इधर बच्चे आपको क्या मिलेगा 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। आपको पता है बच्चे कि जे का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ जे से होगा, तो यहां से पावर कितना आ जाएगा बच्चे -90 वाट। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत स्मूथली आपको एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है बच्चे। A spring is elongated by x, then it is further stretched by y. The spring constant is k. Then find its potential energy. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, हम लोग आराम से करते हैं इसको। चलिए हम लोग आते हैं आगे की तरफ बच्चे। देखो बच्चे, शुरुआत की पहली कंडीशन देखते हैं कि कोई एक स्प्रिंग दिया गया है, ये कहां था अपनी नेचुरल कंडीशन में, कहां था नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चा, जीरो। क्या होगा जीरो। अच्छा, बाद में आपको थोड़ा सा मजाक सूझा, आप खींच के यहां तक ले गए। आपने नेचुरल लेंथ से कितना खींचा बच्चे एक्स, फिर बच्चे इसी को फर्दर खींचा आपने, चलो बच्चे देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से दीजिए देखिए तो पहले x खींचा, फिर कितना खींचा y। और बच्चे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना हुआ ना तो हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट लिख देंगे हाफ के, उसके बाद नेचुरल लेंथ से चाहे जितना कंप्रेस किया गया हो चाहे स्ट्रेच किया गया हो, तो नेचुरल लेंथ से ये टोटल स्ट्रेच आपको पता चल गया बच्चे कि कितना है x प्लस वाई। तो बच्चे लिख दो x प्लस वाई का क्या स्क्वायर, लीजिए मिल गया बहुत आराम से। तो बच्चे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं हाफ के x प्लस वाई का स्क्वायर। यहां पे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
बॉडी इज मूविंग विथ यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाइंग एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर दिस मोशन। अब देखो बच्चे, अगर आपको ठीक है पावर कांस्टेंट दिया है, चलो बता देते हैं एक बार। पावर आपको क्या दिया है बच्चे कि कांस्टेंट है, ये बच्चे आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो कुछ डेटा हमेशा आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर हाफ के। इसके अलावा बच्चे वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस की पावर 1/3 के। इसके बाद लिखना चाहेंगे बच्चे तो हम ऐसा लिख सकते हैं एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। इसके बाद फिर अगला बच्चा लिखने चाहो तो लिख सकते हो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर -12। और एक्सेलेरेशन अगर लिखना हुआ तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट की पावर कितना -1/3। और यही एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो बच्चे मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया है टी की पावर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2। बच्चे इसका ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा बच्चे, वो आपको एक कर्व मिलेगा। वो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। और बच्चे ये टाइम से थोड़ा सा स्ट्रिपली इंक्रीज करेगा, टाइम से थोड़ा सा क्या करेगा, स्ट्रिपली इंक्रीज करेगा। या आप समझो कि ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब बच्चे देखो, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा मतलब ना ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। अब बच्चे अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है मतलब वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो वो कैसा है, डिक्रीजिंग। और वाई एक्सिस के कोई पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो कैसा है, इंक्रीजिंग। तो बच्चे यहाँ पे ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। तो हो गया बच्चे, कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये रिलेशन बच्चा ना हमेशा के लिए याद रखना है। अगर ये रिलेशन याद है तो पावर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे, ए मास ऑफ 5 kg इज, मास आपको दे रखा है बच्चा कि इसमें 5 kg, मास कितना दे रखा है 5 kg। उसके बाद फिर रेडियस भी दे रखा है बच्चे 1 मीटर। ये मूव कर रहा है बच्चे रिवॉल्यूशन 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब न्यू आपको दे रखा है 300 आरपीएम। तो इसे लिख सकते हो 300/60। अब बच्चे ये जो रोटेशन पर मिनट था ये हो जाएगा रोटेशन पर सेकेंड। तो यहां से न्यू आपको बच्चे कितना आ जाएगा, 5 आरपीएस। यहां तक बच्चे लिख देना बहुत आसान है। अब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, मास आपको पता है, वेलोसिटी निकाल लो तो आपका काम हो गया। और वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान है बच्चे। उसके लिए पहले हम लोग निकाल देते हैं छोटी सी चीज, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब 2 पाई वही रहने दो, इंटू न्यू लिखोगे 5 कितना आ गया 10 पाई, 10 पाई। और अगर इसकी यूनिट लिखोगे बच्चे तो ये रेडियन पर सेकेंड आएगा। इसका देखो रेडियन होगा और ये रेडियन पर सेकेंड, कितना आ गया, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा अब ओमेगा आपने निकाल लिया है बच्चे, तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है 10 पाई इंटू 1, तो यहां पे कितना आया बच्चे 10 पाई ही आया। अब प्रभु आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है, हाफ mv², हाफ mv²। यहां बच्चे ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हाफ वही रहेगा, m कितना है, मास 5 है, इंटू बच्चे 10 पाई का स्क्वायर। तो यहां से बच्चे आ जाएगा 500 पाई²/2। तो यहां से आ गया बच्चे 250 पाई²। तो बच्चे 250 पाई² कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the diagram in the figures correctly shows the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to impart it in a terminal velocity? बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, अगर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आयरन स्फीयर है और बच्चे वो कहां पे गिर रहा है, फ्रीली। अब सफिशिएंट डेप्थ तक जा रहा है भी है बच्चे। तो अब एक चीज तो आपको यहां पे बच्चे पता होगी
कि मोशन जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा ग्रेविटी की वजह से। इसमें जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा बच्चे ग्रेविटी की वजह से, और रिटार्डेड होगा किसकी वजह से? विस्कस फोर्स की वजह से। रिटार्डेड किसकी वजह से होगा? विस्कस फोर्स की वजह से। ये रिटार्डेड होगा विस्कस फोर्स की वजह से। इसके बाद देखो बच्चे, ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओवरऑल इफेक्ट जो होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी। इंक्रीज इन क्या होगा बच्चे? वेलोसिटी होगा। इसके बाद तब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी बच्चे, तब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी जब तक क्या नहीं मिल जाता? टर्मिनल वेलोसिटी। और जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी बच्चे, तुरंत वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्यों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे के मतलब बच्चे वो किसके पैरेलल जाने की कोशिश करे? वाई के। फिर उसके बाद वो क्या हो? इंक्रीज हो। अब देखो ऐसा सिर्फ आपको यहां पे मिल रहा है बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ए मोटर drives a body along a straight line with a constant force. The power P developed by motor vary with time h. अब बच्चे ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? FV। एक जनरल टर्म में मैं इसको समझा रहा हूं बच्चे, ठीक है, कि जनरल तरीका यूज कर रहा हूं, ठीक है। FAT ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक जनरल लेके चला जा रहा है कि मान लो कि बॉडी रेस्ट पे थी, वहां से फिर शुरू किया आपने खींचना। अब बच्चे यहां पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, F इंटू एक्सेलेरेशन की जगह F बाई एम इंटू टी। एम बाई टी। तो बच्चे यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम बहुत आसानी से। यहां से बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें क्या मिला? टी। क्योंकि मास और फोर्स आप क्या रख रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो। फोर्स आपका यहाँ पे बोल के रखा है कि क्या है? कांस्टेंट है। बॉडी का मास बदलने वाला है नहीं, वेरिएबल मास है नहीं, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया? टी। तो अब बच्चे यहां से अगर हम 16 का देखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिला है? टी मिला है। और ये शुरुआत का भाई, शुरुआत में टाइम जब जीरो होगा तो ये क्या रहेगा? पावर जीरो होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट हो गया। 16 का कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट हो गया। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। A man carries a load on his head through a distance of 5 meters. The maximum amount of work done is. अब बच्चे आपको पता है कि जो अब मैं सिर पे रख के कुछ लेके जाऊं ना, तो अब यहां पे अगर मैं सिर पे लेके जा रहा हूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल नहीं रहा है बच्चे। हम लोग जैसे ये बोलते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी नहीं होता। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। जैसे डिस्प्ले, जरूरी ये नहीं है बच्चे की बॉडी डिस्प्लेस करे, बॉडी डिस्प्लेस करे, ठीक है। हो सकता है कि वहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला गया होगा। तो देखो बच्चे, यह हमारा काम सिंपल सा है बच्चे। हमें पता है कि वर्क डन कहां पे हुआ होगा, हम जब उसको ऊपर उठा रहे होंगे। मैक्सिमम वर्क डन तब होगा जब हम उसको क्या कर रहे होंगे? ऊपर उठा रहे होंगे। तो लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड, और कितना होगा बच्चे? mgh, 5 mgh, क्योंकि यहां पे दिया है ना 5 मीटर तक उठा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, अब बच्चे आपको यहां पे पहले ही बताया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो बच्चे हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन होती है। अब इसमें लिखा है बच्चे एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन, ये गलत है बच्चे। पॉजिटिव का भी भाई नॉन नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होती है किसके लिए बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन बढ़िए आगे बच्चा। अगला है बच्चे, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। अब बच्चे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, 5 kg, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे आपके, बहुत प्यारा सा। यू की वैल्यू क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जो है वो 7 न्यूटन है बच्चे। न्यू के जो है वो कितना है? 0.1 है। और वर्क डन बाय आपको टाइम दिया है बच्चा 10 सेकेंड। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं रह गया है। सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं बच्चे। तो F इक्वल टू क्या आएगा? न्यू mg। तो बच्चे ये 0.1 आया। न्यू की वैल्यू दिया है। मास आपको दे रखा है 2 kg,
और जी की वैल्यू कितना ले लो बच्चे, यहाँ पे बोला नहीं है, तो हम लोगों को बच्चे कहीं ना कहीं 9.8 लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया बच्चे 1.96 न्यूटन। आया प्रभु? यहां तक लगता है कि मुझे कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चे एक्सेलेरेशन ड्यू टू, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स देख लें, एक्सेलेरेशन किसकी वजह से बच्चे? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मान लेते हैं कि ये A2 है, A1 मान लेंगे नेट वाले को, ये क्या मान लेते हैं बच्चे? A2 है। तो बच्चे ये आपको क्लियर है कि मिलेगा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाई मास। तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चे? 1.96 अपान कितना बच्चा है? 2। तो यहां से बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो A2 की वैल्यू आपके पास, पहली चीज ध्यान देना कि A2 किस में आया है? माइनस में आएगा बच्चे, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन बाई 7 न्यूटन फोर्स। तो यहां पे बच्चे एक्सेलेरेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, कितना आ गया? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया बच्चे। अब अगली चीज आपको बच्चे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स बताना है, तो उसके लिए नेट फोर्स पहले पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। तो S इक्वल टू अगर हम लिखना चाहे बच्चे, तो पहले तो हमें नेट एक्सेलेरेशन चाहिए, तो नेट एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। चलिए अगले पे आ जाते हैं। नेट एक्सेलेरेशन जो मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू 3.5 है, माइनस बच्चे 0.98 आया है, ऐसा कुछ वैल्यू आया है बच्चे। और इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बच्चे S इक्वल टू क्या लिख सकते हो? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये पूरा जीरो हो जाएगा बच्चे, हाफ रहने दो। फिर एक्सेलेरेशन नेट वाला लिखोगे 2.52 इंटू बच्चा कितने का? 10 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चे, तो 10 का क्या होगा? 100 हो जाएगा, वो दो डेसिमल को हटा देगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 252/2 यानी 126 मीटर आएगा बच्चे। अब वर्क डन बाय नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स भी हम लोग निकाल चुके हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट भी। तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा 7 माइनस 1.96 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 126। अब इसको बच्चे आप लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना, 635 जूल आ गया। तो बच्चे ध्यान से देखो, नन ऑफ दीज। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी से था। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। अब बच्चे अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो पहले ही इस क्वेश्चन को मैंने कराया है आपको बच्चे, और वहां पे मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए। किसके किसके बीच का? डिस्प्लेसमेंट के और टाइम के। तो मैंने यहाँ पे बच्चे पहली चीज आपको बताई थी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t की पावर हाफ। t की पावर कितना होता है? हाफ। ये मैंने आपको बताया था। फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी बच्चे, वेलोसिटी जो होता है वो s की पावर 1 बाई कितना होता है? 3। कुछ ये बताया गया था। यहीं पे मैंने बताया था s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, इतना मैंने बताया था बच्चे। फिर बच्चे इसी चीज को मैंने यहां पे बताया था, एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1/2, एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3। ये सारे डेटा बच्चे आपको याद रहने चाहिए अगर आप डेरिवेशन से बचना चाहते हो। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ यहां देखो t की पावर कितना आ रहा है? 3/2। तो यहाँ पे 20 का कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। बच्चा मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो आराम से इसको, ठीक है,
इसको चाहो तो आराम से बच्चे P इक्वल टू एफ वी दिखाओ, उसको कांस्टेंट दिखाओ, उसके बाद फिर वहां से एम डी बी बाई डी टी वी लो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो वहां से बच्चे इंटीग्रेट करोगे, अगर आपने ये इंटीग्रेट करके निकाला बच्चे, तो जहां तक मुझे पता है कि आपको शायद डेटा याद हो कि जब आप इसको निकालोगे बच्चे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, S इक्वल टू रूट में 8p अपान बच्चे 9m, और रूट के बाहर क्या मिलेगा, t की पावर 3/2। अच्छा ये सब ना इतना बड़ा कैलकुलेशन मत याद रखना आप, ठीक है। ये 5 रिलेशन है, 5 याद कर लेना, छठवां आपसे ना कभी पूछा जाने वाला नहीं है। मैक्सिमम यहां तक जा सकता है चाहे जितना एनटीए बाहर जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ा दी गई, 300%। 300% बढ़ा दी गई, इसका सीधा मतलब यह है बच्चे किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी गई, मतलब के डैश जो होगा, नई जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी के प्लस बच्चे 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे देखो दो तरीके हो सकते हैं, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन पहले एक बार इसको देख लीजिए। तो के प्लस क्या आएगा, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई के, ये गया बच्चे। तो के डैश कितना आ गया यहाँ पे, के प्लस 3k, यानी कितना आ गया बच्चे, 4k। अच्छा अगली चीज, एक रिलेशन अभी यहीं पे ध्यान रख लो बच्चे कि k इक्वल टू होता है p स्क्वायर बाई 2m। p स्क्वायर बाई क्या होता है, 2m। तो बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम इसी इक्वेशन को लिखना चाहें तो बड़े प्यार से इसी इक्वेशन को बच्चे लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, k1 बाई k2 दैट इक्वल टू p1 बाई p2 का स्क्वायर। अगर लिखना चाहें तो बच्चे हम लिख सकते हैं ऐसे, बहुत आसान है लिखना। इसके बाद बच्चे आप ध्यान दो, तो k1 आपको पता है कि कितना है k2 कितना है 4k। अब इसके बाद p1 को बच्चे आप लिखना चाहो तो p1 ही लिख दो या p लिख दो, ज्यादा बेटर है कि क्या लिख दो बच्चे, p लिख दो। क्या लिख दो, p लिख दो। अब बच्चे अगला हमें जो निकालना है उसे मान लेते हैं कि वो p डैश है, कितना है बच्चे, p डैश। तो इसका क्या है, स्क्वायर। तो बच्चे k से k कटेगा, यहां पे आ जाएगा 1/4 दैट इक्वल टू p अपान p डैश का स्क्वायर। तो यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू p अपान p डैश। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये बच्चे चाहते तो इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते थे, 2p। अच्छा बच्चे ये 2p आया है p डैश, इसका सीधा मतलब यह है बच्चे कि जब भी आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछा जाए किसी का भी, तो बच्चे उसका तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं क्योंकि अलग अलग आईक्यू के आप लोग बैठे हो, सबको एक साथ समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चे आपको पता है कि यहाँ पे फाइनल कितना मिला है, 2p। तो 2p माइनस p अपान बच्चे p इंटू 100, ये बच्चे क्या देगा, परसेंटेज चेंज इन p, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब ये कितना आएगा बच्चे, p बाई p इंटू 100, यहां से क्या आ गया बच्चे 100%। अच्छा बच्चा होता ना तो इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं करता, उसे पता है 300% बढ़ा, मतलब अब वो एक से कितना हो गया होगा 4। और अगर बच्चे दूसरा वाला किसमें है, यहां पे हम लिखे तो p इक्वल टू क्या होगा, रूट में k, तो एक बार k है, दूसरी बार क्या है, रूट में 4k, तो डायरेक्ट 1/2 आ गया, उसको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, वो 2 लाइन में इसी क्वेश्चन को निकाल ले जाता। अगर कोई अच्छा बच्चा होता बच्चे ना तो इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में निकाल ले जाता, वो ऐसे कर देता कि k1 अपान k2 ये रूट में ये बराबर होगा p अपान p डैश के। यहाँ पे बच्चे k1 k, ठीक है 1 k आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, रूट में 4k, ये बराबर किसके, p अपान p डैश के। ये कटेगा बच्चे तो ये कितना आ गया 1/2 दैट इक्वल टू p अपान
पी डैश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो पी डैश इक्वल टू क्या आ गया 2p। और आपको पता है p से कितना बढ़ा 2p, मतलब कितना गुना बढ़ा 100 गुना बढ़ा, 100% टाइम बढ़ा, ठीक है, सॉरी 100 गुना नहीं, ठीक है 100% टाइम बढ़ा। तो बच्चे बहुत सिंपल है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अगला आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 में। फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास। अब फ्रिक्शनलेस है, एक ब्लॉक है 2 kg का, वो रिलीज किया जा रहा है इस पोजीशन ए से, और ये बच्चे 14 मीटर पे है। कितने मीटर पे है? 14 मीटर पे है। एज इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट रीचेज द पोजीशन सी इज। अब पोजीशन सी पे जब पहुंच रहा है तब बच्चे आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे कुछ मत करिए, एक प्यारा सा काम करते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं बच्चे, इसे हम प्यारा सा नाम दे देते हैं कि भैया तुम्हारा नाम आज से रेफरेंस लाइन है और तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तुम्हारा नाम आज से रेफरेंस लाइन है और तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चा? 0। फिर आगे कहा जा रहा है प्रभु कि अब ये 14 मीटर हाइट पे है। तो बच्चे अब यहां से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये ए और सी। अब बच्चे आपको पता है कि यहां वर्क डन सिर्फ किसके द्वारा हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो हम यहां पे लगा सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एकदम सिंपल वे से करेंगे क्वेश्चन को बच्चे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए दैट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस बच्चा पोटेंशियल एनर्जी एट बी। लिख सकते हैं। देखो बच्चे, ब्लॉक जब ए पे है, बॉडी जब ए पे है, तो वहां आपको क्लियर है बच्चे कि कोई काइनेटिक एनर्जी होने वाली नहीं है, वो रेस्ट पे था। अब वहां से रिलीज किया गया बच्चे। अब जब वो सी पे पहुंचा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे तो हम एम जी और एच कितना लेंगे? 14 मीटर, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे है? 14। और ये ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हमने इसलिए ली क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के कहा है ऊपर, नीचे होता तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये बराबर आएगा बच्चे काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे? वी सी का स्क्वायर प्लस बच्चे एम जी, और यहां पे हाइट कितनी है बच्चे? 7। तो बच्चा अगर देखे तो एम हर जगह है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं बड़े प्यार से, एम जी, एम को कॉमन लेके खत्म कर देते हैं बच्चे, जी, इसे क्या लिख सकते हो? 14 माइनस 7। ये हिस्सा इधर आएगा कट के, ये देखो काट दे रहे हैं आप लोग, ऐसे कट मत करना, प्रॉपर तरीका ये नहीं, आप कॉमन लेके फिर कैंसल आउट करना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे। वीसी स्क्वायर बाई 2। अब देखो बच्चे, ये इधर आएगा तो 2 इंटू जी, और ये बच्चे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये बराबर किसके आ गया? वीसी स्क्वायर के। अब बच्चे यहां से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है आपसे, तो बच्चे इतना कैलकुलेशन मत करो कि अलग अलग मास निकाल के कर सकते हो। अच्छा चलो वेलोसिटी निकालते हैं, या तो डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है। मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। आइए इसको डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे। हम लोग इतना लंबा मेथड फॉलो करेंगे, बहुत लंबे में जाएंगे बच्चे, बहुत सिंपली कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना है और इजी कर देते हैं इसको। देखो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब देखो बच्चे, ए पे कितना होगा? एम जी, ये कितना होगा? 17 माइनस बच्चे एम जी 14 माइनस एम जी 7। यहां से बच्चे एम जी आ गया, ये कितना आ जाएगा? 14 माइनस 7। यहां से बच्चे अब देखो काइनेटिक एनर्जी बी पे निकालना है, मास 2 दे के रखा है, तो 2 इंटू 10 इंटू बच्चा कितना? 7। ये आ गया 140 मीटर।
आप वहां से भी बच्चे कर सकते थे, वेलोसिटी निकालते, लेकिन ज्यादा आसान तरीका यह है कि डायरेक्ट कर लो। या बच्चे इसी को चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ठीक है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते थे, बहुत लंबा ये क्वेश्चन नहीं जाता। फिर ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2m, लेंथ कितना दिया है बच्चे 2 मीटर, इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब बच्चे जो हैंगिंग पोर्शन है, जो हैंगिंग पोर्शन है वो आपको देके रखा है कि कितना होगा 0.6 मीटर। आगे बोल रहा है कि टोटल मास जो है बच्चे वो 4 kg है। मास कितना है 4 kg। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चेन ऑन द टेबल। अब देखो बच्चे क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चा। अब यहां पे बच्चे जो हैंगिंग पोर्शन है ये आपको दे के रखा है 60 सेंटीमीटर है, और ये पूरा लेंथ जो होगा ये, ठीक है, 140 सेंटीमीटर होगा। बच्चे इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका आपको आपके, ठीक है, सर लोगों ने जरूर सिखाया होगा, mgl/2n का स्क्वायर। मुझे पता है कि आपको ये फार्मूला जरूर बताया गया होगा, जरूर से जरूर बताया गया होगा। अब देखो बच्चे वर्क डन यहां से हम लिख सकते हैं, मास कितना है 4, जी की वैल्यू बच्चे देखो बोला नहीं गया है कि कितना लेना है, चलिए हम लोग 10 ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। लेंथ कितना है बच्चे 2, लेंथ कितना है 2 अपान बच्चे 2 वही रहने जो, n क्या होता है हैंगिंग पोर्शन। तो n अगर हम निकालना चाहें तो बच्चे ध्यान से देखो कि n अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या लिखोगे 2/0.6, यहां से बच्चे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं बच्चे 10/3। तो यहां पे क्या लिखोगे बच्चे 10/3 का स्क्वायर लिखोगे बच्चे। अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है आपके लिए बच्चा। अब इसको कैलकुलेट करना हुआ तो बच्चे कुछ मत करो, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 × 2 अपान 2 × 100/9। अब बच्चे ये पूरा 9 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो बच्चे ये 9 ऊपर जाएगा 36 हो जाएगा, ये कटेगा कितना आ जाएगा 3.6 जूल। सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चे। ये देखो 2 से 2 को काट दो, 0 से 0 को काट दो, ये 9 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36/10। अरे बच्चे यही देखो ना 36/10 आएगा, इसी को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 3.6 जूल। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। अब ये है बच्चे बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v हिट्स एन अनदर बॉल ऑफ सेम मास मूविंग विथ द वेलोसिटी v बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट। द वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन इज, सीधी बात है बच्चे 0 आएगा। अच्छा चलो देख लेते हैं हम लोग इसको। ये 2 लाइन का मतलब कोलिजन हो गया है बच्चे। ये मान के चलो कि किससे जा रहा है v से, ये इधर की तरफ आ रहा है v से, इसका भी मास क्या है स्मॉल m, इसका भी मास क्या है स्मॉल m, तो इसका मास टकराने के बाद स्टिक होने के बाद क्या हो जाएगा 2m। अब बच्चा ये पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी बता दो कितना है, परेशान क्यों होते हो, ठीक है। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू बच्चे लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा बच्चे mv माइनस mv
दैट इज इक्वल टू 2mv डैश, क्योंकि दोनों स्टिक कर गए हैं तो एक साथ ये बच्चे क्या हो गया 0, तो यहां से वेलोसिटी क्या आ गई 0। और सीधी बात है बच्चे कि जब दो लीनियर मोमेंटम बॉडी आके टकराएंगी सेम मोमेंटम होगा और आके टकराएंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, आपको क्या मिलेगा 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत इजीली होने लायक। A block A of mass 2.4 kg suffer an elastic head-on collision with another ball B at rest। बॉल B जो है वो किसमें है, रेस्ट में। कोलिजन के बाद A जो है वो चल रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन उसकी स्पीड 1/5 हो जा रही है उसकी ओरिजिनल स्पीड के, और बॉल B स्टार्ट मूव कर रहा है फॉरवर्ड। अब आपको बताना है कि मास B का कितना होगा। तो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो इसका। बच्चे V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, M1 माइनस M2 अपान बच्चे M1 प्लस M2। आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। कुछ डायरेक्ट फार्मूले भी मैं बता दे रहा हूं बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको फार्मूला जब पढ़े होगे उसको डायरेक्ट यूज कर दो। अब वेलोसिटी कितना हो जा रहा है इनिशियल का 1/5, तो U1 बाई क्या आ गया 5, दैट इक्वल टू बच्चे M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, उसके बाद U1 से U1 क्या हो गया बच्चे, कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसल आउट। अब बच्चे यहाँ पे सिर्फ हमें कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं 1/5 दैट इक्वल टू। अब बच्चे M1 आपको दिया गया है, M2 निकालना है। M1 कितना दिया है 2.4, तो 2.4 यही लिखेंगे बच्चे, 2.4 माइनस M2 अपान 2.4 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चे, तो यहां लिख सकते हो 2.4 प्लस M2 दैट इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बच्चे ये आ जाएगा 12 माइनस 5M2। बच्चे ये इधर ले लो, ठीक है, ये इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 6M2, ये बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 2.4, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। यहां से बच्चे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 6M2 इक्वल टू 14.4, और यहां से बच्चे M2 आ गया आपका 14.4 बाई 6, यहां से बच्चे आगे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 kg। कौन सा ऑप्शन बच्चा, थर्ड। तो 25 का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, थर्ड। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू दिया है 1/√2। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी बिफोर इट्स स्टॉप द बाउंसिंग। अच्छा बच्चे इस पे एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, कुछ फार्मूले बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो बच्चे जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे के फार्मूले मैं आपको एक जगह दे दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो बच्चे ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। पहला फार्मूला हम लोग लेते हैं बच्चे डिस्टेंस का ही लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताया गया है बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले तो यस इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, h1 प्लस ई का स्क्वायर अपान बच्चे 1 माइनस ई का स्क्वायर। एक पॉइंट ये पूछा जा सकता है। टोटल डिस्टेंस ही क्वेश्चन में पूछा गया, सारा मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चे ताकि आपको दोबारा कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। वी एवरेज पूछ लिया जाए बच्चे, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ बॉल पूरी जर्नी के दौरान, एवरेज स्पीड पूछी जा रही है लेकिन बच्चे पूरी जर्नी के दौरान पूछा जा रहा है, तो वी एवरेज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दोगे बच्चे रूट में GH/2 ये लिखोगे, और यहां पे लिखोगे 1 प्लस ई स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लिखोगे बच्चे। अगला बच्चे अगर टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय बॉल
टू कम एट रेस्ट, टाइम टेकन बाय बॉल टू कम एट रेस्ट। तो यहाँ पे बच्चे अगर आपको टी लिखना हुआ तो देखो आपको फार्मूला पता होगा, बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। टाइम आपको पता है कि क्या आएगा 2h/g, बस इतना बढ़ा दो 1 + e/1 - e। और टोटल मोमेंटम इंपॉर्टेड, टोटल मोमेंटम इंपॉर्टेड अगर ये पूछा है बच्चे तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा बच्चे। अब m वेलोसिटी क्या होगा 2gh, उसके बाद बच्चे 1 + e/1 - e। अगर ये चार फार्मूले आपको याद हैं तो मुझे नहीं लगता कि जेईई मेंस तक का भी कोई क्वेश्चन आपसे रुकेगा इस टॉपिक का। और ज्यादा जरूरी होता है कि आपको फार्मूले याद हों, बच्चे करना तो जरूरी है ही। तो बच्चा आप देखो फार्मूला मैंने बता दिया है, अब मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस इक्वल टू आप क्या लिखोगे h 1 + e² बच्चे 1 - e²। h आपको दिया है बच्चे पहले ही कि 20 मीटर, और ये आ जाएगा बच्चे 1 + e²। e 1/2 है तो e का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 अपान बच्चे 1 - 1/2। तो पता है ये बच्चे 20 रहने दो, ये कितना हो जाएगा 3/2 अपान 1/2। तो बच्चे 2 से 2 गया तो कितना आ गया यस इक्वल टू 20 × 3/1, यहां से कितना आ गया 60 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे। तो 26 का क्या होगा 1। लेकिन ये आसान तब है बच्चे जब आपको फार्मूला याद है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग फार्मूला याद रखोगे। देखो बच्चे ये पूछा जा रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल्स ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल देन। अब बच्चे देखो इलास्टिक कोलिजन है, कैसा इलास्टिक कोलिजन है आपको पता है बच्चे कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और लीनियर मोमेंटम भी। तो यह कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, गलत। टोटल मोमेंटम नॉट कंजर्व, गलत। कौन सा सही होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कंजर्व होगी बच्चे। थ्योरी का क्वेश्चन है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फिर आगे है बच्चे पावर सप्लाई टू ए बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरीज विद p इक्वल टू 3t² वाट, t इज इन सेकेंड। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 पे b इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी बताइए 2 सेकेंड पे। बच्चा मैं पहले ही हिंट दे दूं इस क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। देखो बच्चे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो बच्चे आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है। देखिए हमसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे हम कर सकते हैं डायरेक्ट यूज क्वेश्चन को। P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं dk/dt लिख सकते हैं, dw/dt भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से करो। dk/dt भी लिख सकते हो, dw/dt भी लिख सकते हो, लेकिन du/dt के साथ क्या है कंडीशन है वो हमेशा अप्लीकेबल बच्चे नहीं है। तो चलो हम ऐसे लिख सकते हैं dk दैट इक्वल टू p.dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है अब ये छोटा सा टुकड़ा पता है हमें, हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी निकालते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो इंटीग्रेट इस साइड कर देंगे तो डायरेक्ट k मिलेगा, इधर करेंगे तो बच्चे p मिलेगा, dt मिलेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चे 0 से निकालना कितने पे है 2 सेकेंड पे, ऐसा हम कुछ करेंगे। तो बच्चे k इक्वल टू 0 to 2 लिमिट लो, p की जगह अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे 3t²/2 कितना है बच्चे 3t²/2 ऐसा कुछ लिख रखा है बच्चे। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो k इक्वल टू आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो बच्चे इसे लिखना हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे 3 × t⁻3, पावर 1 बढ़ेगा वही नीचे आएगा 3 × 2 0 to 2। यहां से बच्चे 3 से 3 कट गया तो यहां से k इक्वल टू क्या आ गया प्रभु t⁻3/2 0 to 2।
तो बच्चे 2 की वैल्यू रख दो, बाकी कोई जरूरत है नहीं। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2। मैं थोड़ा सा लंबा सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हो। k की वैल्यू कितना आ गया 4, और k कितना आएगा हाफ mv² इक्वल टू कितना आया 4। अच्छा क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला गया है कि मास कितना है 2 kg है। कितना है 2 kg। तो बच्चे देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 इंटू v² इक्वल टू 4। तो बच्चे 2 से 2 गए हो काम से, तो v² इक्वल टू क्या आ गया 4। तो v इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 20%, द परसेंटेज इंक्रीज एज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। अब बच्चे ऐसा क्वेश्चन करना हो तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको एक मेथड बता देता हूं ताकि हम प्योर मैथमेटिक्स वाला, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। बच्चे देखो k इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है चलिए पहले पूरा फार्मूला लिख देता हूं आपके समझने के लिए। k इक्वल टू p²/2m ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चे अगर हम यहां से लिखना चाहें तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं p²। क्या लिख सकते हैं बच्चे p²। अब देखो बच्चे शुरुआत में अगर हम अब लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं k1/k2 दैट इक्वल टू p1/p2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। अगर हम ये मान के चले बच्चे, अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में किसी एक को निकालना है, तो पहले हम मान लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम कितना है p है। कितना है p, या 100 मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, आपके ऊपर है। तो इनिशियली बच्चे p डैश अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या आएगा p + 20% ऑफ p। आप इतना मत करना, आप डायरेक्ट लिख देना 1.2 p + 20/100 इंटू p। तो यहां से बच्चे आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा ये 1.2 p। कौन आया p डैश। ठीक है अब बच्चे हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी k1 को क्या ले लो k ले लो, इसको k डैश ले लो, ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चे p1 को अगर हमें लिखना हुआ तो p1 p ही लिखोगे, अपान क्या लिखोगे 1.2 का स्क्वायर लिखोगे बच्चे। p से p क्या हो गया कैंसल, तो ये आ गया बच्चे 1/1.44। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो k डैश इक्वल टू आ गया बच्चे 1.44 k आया। फिर बच्चे आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो ये आप लिखोगे बच्चे फाइनल k डैश माइनस k/k इंटू 100। बच्चे मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के तरीके बता रहा हूं, बाकी आप लोग इसको बहुत आसानी से करना। आप p की जगह 100 ले लेना, वैल्यू ज्यादा आसान पड़ेगी। k माइनस k/k इंटू 100। k को कॉमन ले लो बच्चे ऊपर से, तो ये आ जाएगा 1.44 माइनस 1/k इंटू 100। अब बच्चे k से k को कैंसल आउट कर दो, आपके पास क्या बचा 0.44 इंटू 100। यहां से कितना आ गया बच्चे 44%। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 44%। आगे आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप to obtain thrice as much water from the same pipe in the same time, power of the motor has to increased by। अच्छा बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये याद रखना कि F इक्वल टू क्या होता है रो ए। ठीक है रो ए V की पावर 3, कुछ ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा मुझे। रो ए की पावर स्क्वायर होता है बच्चे, पावर के लिए वो होता है। ठीक है अब बच्चे पावर के लिए क्या होता है रो ए V की पावर 3, ये आपने पढ़ा होगा। अब बच्चे यहां से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3। तो कितना गुना कितना बढ़ाना है बच्चे, आप ध्यान देखो थ्राइस 3 गुना। तो यहां पे बच्चे P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फिर कितना 3V की पावर
3, यहाँ से बच्चे अगर आप देखोगे तो ये कितना आ गया 27 वी क्यू, कितना आया 27 वी क्यू। तो मतलब कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा बच्चे 27 टाइम्स। आपको बहुत ज्यादा इस ऐसे क्वेश्चन में टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बच्चे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये रिलेशन याद रखना बच्चे, फोर्स के लिए वी स्क्वायर होता है और पावर के लिए इतना होता है। फिर आओ बच्चे, ए बॉडी ऑफ मास m इज पुल्ड along a circular arc by a means of constant horizontal force F as shown in figure। अब देखो बच्चे, फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है ये ध्यान देना है। फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल, कैसा लग रहा है हॉरिजेंटल। तो फिर बच्चे हमें डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ले जाने में वर्क बताना है और फोर्स कैसा लग रहा है हॉरिजेंटल। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे हॉरिजेंटल। और आपको पता है बच्चे बहुत आसानी से कि ये जब डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो ये कितना आता था L साइन थीटा, कितना आता था L साइन थीटा। बच्चे थोड़ा सा ये डैश हर जगह गायब है तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वर्क डन फोर्स इंटू कौन, फोर्स लग रहा है कैसे बच्चे हॉरिजेंटली, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेंगे हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चे R साइन थीटा। तो बच्चे लिख दो R साइन 30 डिग्री। आसान है बच्चे, F इंटू R इंटू 1/2, यहां से बच्चे क्या आ गया FR/2। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चा। द मैक्सिमम इलांगेशन इन द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। अच्छा बच्चे, आपको पता है कि अगर हमें क्या चाहिए इक्विलिब्रियम सेपरेशन, क्या चाहिए इक्विलिब्रियम सेपरेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं F/K। क्या लिखते हैं बच्चा F/K। और अगर हमें मैक्सिमम सेपरेशन चाहिए, मैक्सिमम इलांगेशन चाहिए, तो वहां क्या लिखते हैं 2F/K। जहां F जो होता है बच्चे ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलांगेशन होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलांगेशन होता है। अब बच्चे ये सब क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत सिंपल चीज हो गई। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, आप एग्जैक्टली देखो कि ये फोर्स कौन लग रहा है mg, और यही बराबर किसके होगा F से। मैक्सिमम आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम इलांगेशन, हो गया आपका काम। 2 वही रहने तो F की जगह क्या लिखोगे mg/k। ये देखिए बच्चे आपका प्यारा सा आंसर। इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व। हाँ बच्चे सही बात है, कंजर्व सिर्फ क्या हो बच्चे, आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे, या इनइलास्टिक कोलिजन है तो वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अच्छा परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सीधी बात है कि बॉडी क्या होगी डिफॉर्म होगी और एक साथ चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चे देखो, अब दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चे सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। और बच्चे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, तो जब एसर्शन और रीजन में पता चल जाए दोनों सही है तो आगे अपने मन से एक बार खेल जाना, यहाँ पे कह देना कि हम तुम्हारे आगे लगा रहे हैं बिकॉज। क्या लगा रहे हैं बिकॉज, और बिकॉज लगाने के बाद अच्छा अच्छा फील हो रहा है तो फिर हमें ठीक है लगेगा कि सही है। अब देखो पढ़ने में अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व बिकॉज द ऑब्जेक्ट डिफॉर्म एंड स्टिक। हाँ रीजन दे रहा है, क्योंकि उसके बाद रीजन दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ो बच्चे आगे। टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg आर मूविंग विद वेलोसिटीज, ये दिया है वेलोसिटी और ये दिया है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है तो डायरेक्ट लिख दो m1 v1 प्लस m2 v2 अपान बच्चा m1 प्लस m2। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से बच्चे आप निकालना चाहें तो m1 कितना है 5 kg, v1 कितना है बच्चे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस क्या होगा 5, ये कितना बच्चे -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप अपान बच्चे कितना आ जाएगा डायरेक्ट
टोटल ऐड कर दो 7। अब बच्चे कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चे बहुत सिंपल काम है, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस बच्चे 10j कैप माइनस 10k कैप, फिर बच्चे माइनस 10i कैप माइनस 25j कैप प्लस 15k कैप बाई कितना आएगा बच्चे 7। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना चाहो बच्चे तो 1 बाई 1 करके लिख दो। 5 में से कितना घटेगा, ये घटेगा बच्चे, तो आपको क्लियर है कि ठीक है। यहां पे बच्चे आप कैलकुलेट कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 10k कैप, और इधर बच्चे अच्छा हाँ एक चीज ध्यान देना बच्चे, गलती हो रही है यहाँ पे, ये पूरा गलत लिख दिया है हम लोगों ने। मास यहाँ पे कितना है बच्चा, अगला 2 kg है, तो ये कितना होगा -4i कैप माइनस 10j कैप प्लस 6k कैप, ये आएगा बच्चे। अब यहां से चाहो तो बच्चे कैंसल आउट कर दो, 10j से माइनस 10j को कैंसिल कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे बच्चे आप 4 में से कितना घटेगा 5, तो कितना आएगा i कैप, इधर बच्चे 10 और कितना है 6 है, तो क्या आएगा -4k बाई कितना 7। तो यहाँ से बच्चे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप लिखना, यहाँ लिख देते हैं बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ रहा है बच्चा i कैप -4k कैप बाई 7। कौन सा आंसर है बच्चे, देखो ये डिवीजन का साइन है, आपको दिख नहीं रहा है स्लाइड में, तो बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 34 का 4। मुझे लगता है यहां तक बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं बच्चे। The position of center of mass to system consisting two particle of masses m1 and m2 separately by distance l apart from m1 will be। अच्छा बच्चे ये देखो, ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। चलो बच्चे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये आपका प्यारा सा m1 है और ये नन्हा सा मुन्ना सा m2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है l। चलिए बच्चे अब थोड़ा सा इसके साथ खेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, खेल करते हैं। एक एक्सिस ऐसे बना देते हैं, दूसरी एक्सिस ऐसे बना देते हैं। चलो अब बच्चे कोऑर्डिनेट का नाम दे दो और बहुत प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका कोऑर्डिनेट का क्या होगा, ओरिजिन पे है तो 0,0, ये मान लेते हैं x1 है और ये क्या है y1। दूसरा बच्चे l डिस्टेंस चले हो किस पे, x एक्सिस पे, तो l, 0 होगा, ये आपका क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। बच्चे आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास जो बॉडी है उसका सारा मास x एक्सिस पे है, तो आपको क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास भी किस पे मिलेगा x एक्सिस पे। अच्छा बच्चे चलो अब कैलकुलेट कर देते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो m1 प्लस m2 अपान क्या होता है m1 प्लस m2। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे x1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हिस्सा 0 हो गया, तो x सेंटर ऑफ मास जो आ गया बच्चे वो m2 लिखो, m2 वही रहने दो। अगर हम ध्यान से देखें तो x2 की वैल्यू कितनी आई है l, x2 की वैल्यू कितनी आई है l, तो यहां से बच्चे क्या लिख दोगे m2l अपान m1 प्लस m2। ये बच्चे x1 y1 होगा या x2 y2 होगा, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लोगे, आंसर सेम आएगा बच्चे, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगली चलिए बच्चे, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। अब बच्चे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, तो बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बच्चे वेलोसिटी मैक्सिमम जो आएगा, वेलोसिटी जो मैक्सिमम आएगा बच्चे, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रभु F अपान रूट में m k। अब देखो
एफ जो है बच्चे वो पहले ही बताया गया है कि एफ वो फोर्स होगा जो किसकी डायरेक्शन में होगा, इलांगेशन की। अब बच्चे एम है तो सीधी बात है कि नीचे क्या काम कर रहा होगा कि एम जी, इसको क्या करो, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लो। तो इधर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा बच्चे, एम जी साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो चुका है बच्चे। यहां पे क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा अपान रूट में एम के। अब बच्चे देखो, इसको चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, एम बाई रूट में एम जी साइन थीटा बाई रूट में के। बच्चे ये रूट से रूट कैंसल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा जी साइन थीटा रूट में एम बाई के। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, जी साइन थीटा रूट में एम बाई के। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे। linear momentum of body is increased by 10%, then what is the percentage change in its kinetic energy। अब बच्चे आप क्लियर हो जाओ कि ठीक है कि पहले लीनियर मोमेंटम अगर p होगा तो p डैश कितना मिलेगा, p प्लस 10% ऑफ p। यहां से लिख सकते हैं बच्चे p प्लस 10/100 इंटू p। ये बच्चे आ जाएगा p प्लस 0.1 p। यहां से बच्चे p डैश आ गया आपका 1.1 p आएगा। दूसरी चीज आपको पता है बच्चे कि k इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहां बच्चे हम लिख सकते हैं k1 बाई k2 दैट इक्वल टू p1 बाई p2 का स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं बच्चे, अब k1 की वैल्यू k रख दो अपान k डैश। p1 शुरुआत में कितना था बच्चे, p था, बाद में क्या हुआ बच्चे 1.1 p, तो p से p कटा, स्क्वायर आया बच्चे, ये आ गया 1.121। तो यहां से बच्चे अगर k डैश हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाले तो 1.21 क्या आया, k आया। फिर आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं बच्चे। तो यहां पे हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब आपको पता है बच्चे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो k डैश माइनस k बाई k इंटू 100 करोगे, ये करोगे बच्चे। अगर ध्यान से देखें तो k डैश कितना है बच्चे 1.21 k माइनस k अपान k इंटू 100। तो बच्चे k को कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया 1.21 माइनस 1 बाई के इंटू 100। अब बच्चे k से k कैंसल आउट हो गया, ये कितना आ गया 0.21 इंटू 100। यहां से कितना आ गया बच्चे 21%। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कितना आया 21%। अगला आते हैं बच्चे कि ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर d is kept in contact with a square plate of edge d as shown in figure। The density of material and thickness are same everywhere, the center of mass of the composite system will be। अच्छा बच्चे, एक तरफ सर्कुलर प्लेट है और दूसरी तरफ क्या है, स्क्वायर प्लेट है। तो अब आपको बच्चे यहाँ पे बहुत हल्का सा सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखो बच्चे ध्यान से, तो इसका अगर आप ध्यान दो तो यहां पे दे के रखा है कि d और d है, क्या है, d और d है। तो बच्चे क्लियर है, यहां पे अगर हम निकालना चाहें एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बच्चे अगर स्क्वायर, ठीक है, 1D वाली बॉडी है तो वहां पे लेंथ निकालेंगे, 2D बॉडी है तब बच्चे वहां पे क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, और 3D बॉडी है तब बच्चे वहां पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो चलिए करते हैं बच्चे, यहां पे क्या होगा d का स्क्वायर, दूसरी तरफ एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो ये बच्चे आ जाएगा पाई d बाई 2 का स्क्वायर। यहां से बच्चे आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब बच्चे इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये कितना आएगा 3.14 बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये किसका एरिया है, अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, तो यहां पे डी स्क्वायर है और यहां पे 3.14 बाई 4 है, मतलब ये वैल्यू जो होगी ना ये लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर किससे होगा, एरिया ऑफ सर्कल से,
और एरिया ऑफ सर्कल से अगर ये ग्रेटर होगा तो सीधी बात है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, स्क्वायर में ही कहीं पड़ जाएगा। तो इन साइड द क्या होगा बच्चे, स्क्वायर प्लेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट आउट। द सेंटर ऑफ होल is a r by 2 from the center of original disk, locate the center of gravity of resulting body from O is। अच्छा बच्चे देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आपको इसका डेटा कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और उस पर करते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं डायग्राम। देखो बच्चे, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इसको, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको कट करने, ठीक है, इतना हिस्सा हम कट करके बाहर निकाल ले रहे हैं। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन, ये हिस्सा कट करके क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो बच्चे मान लेते हैं लेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ डिस्क इज स्मॉल एम। ये मान लेते हैं कि ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब रिमूव पार्ट का मास देख रहे हैं, रिमूव्ड पार्ट का मास देख रहे हैं बच्चे। तो ये आपको मान लेते हैं कि एम डैश कितना आ रहा है, एम डैश। अब बच्चे एम डैश, अब आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे पाई इंटू क्या होगा, रेडियस आर बाई टू है बच्चे, तो आर बाई टू का क्या स्क्वायर होगा, इंटू बच्चे क्या लिखेंगे, एम, और यहां से बच्चे ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एम, और यहां से बच्चे अब ये कैलकुलेट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल एम बाई 4 जो टोटल मास था। क्लियर है बच्चे। अब एक्स सेंटर ऑफ मास भाई हम निकाल के चल रहे हैं, तो ये निकालेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा एम इंटू 0, माइनस बच्चे रिमूव कर रहे हो तो माइनस ले लेना, एम डैश इंटू बच्चे आर बाई टू अपान बच्चे यहां पे हम लिख सकते हैं एम माइनस एम बाई 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चे। अब देखो बच्चे एम डैश अगर हम लिखना चाहें बच्चे तो यहाँ पे एम डैश की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम बाई 4 इंटू बच्चे आर बाई टू अपान क्या लिखेंगे, 3m बाई 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चे। तो 4 से 4 कटेगा यहाँ पे, और ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये पूरा बच्चे m से m काट दो, 4 से 4 को काट दो, ये बचा क्या, माइनस आर बाई 6। माइनस साइन दिखा रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ आएगा। तो कौन सा आंसर होगा बच्चे, आर बाई 6। अब बच्चे अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैविंग पोजीशन वेक्टर ये दिया है, दूसरा पोजीशन वेक्टर ये है, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे कुछ करना ही नहीं है, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, तो आप क्या लिख दो, m1 r1 प्लस बच्चे m2 r2 अपान m1 प्लस m2। तो यहां पे बच्चे m1 अगर हम लिखना चाहें तो 1 है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, प्लस बच्चे 3 माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप।
बाई 4, यह आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप -9 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप बाई कितना है बच्चे 4। अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना आएगा -8i, -8i। फिर बच्चे अगर 2j को इसके साथ करोगे तो क्या आएगा -4j कैप। इसके बाद फिर बच्चे प्लस के और 4k, क्या आएगा 4k/4। अच्छा बच्चे इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -2i कैप -2j कैप प्लस बच्चे k कैप। अच्छा ऐसा आंसर देखिए कोई है कि नहीं सेंटर ऑफ मास का, -2i कैप -2j कैप, सॉरी ये j कैप रहेगा क्योंकि ये 1j कैप। अब बच्चे देखो -2i कैप -j कैप प्लस k कैप 40 का कौन सा आंसर होगा। अब आपको क्लियर है बच्चे कि यहां से दूसरा होगा। आगे आइए बच्चा, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, अप्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बच्चे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू रेडियस बाई 2। यहाँ पे बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिया है 8 इंटू प्रभु कितना है 10/2, कितना आ गया 40 जूल। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, कितना आ गया 40 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका बच्चे 41 का सेकेंड। फिर आओ बच्चे अगले पे, द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। अब ये आपके टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चा कि वर्क डन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, आप यही तो पढ़े थे ना बच्चे, U इक्वल टू -W कंजर्वेटिव। याद कर बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी की यही तो डेफिनेशन पढ़े थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, अब आप बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, दूसरा। ठीक है 1 मिनट बच्चे, 42 का कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो U क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद अगला आते हैं बच्चे 43 अगर हम लोग ध्यान से देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। अगर वर्क डन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का ले रहे हो तो बच्चे सीधी बात है वो टोटल एनर्जी देगा क्योंकि वहां टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। अगला देखते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो बच्चे ये क्या है वास्तव में वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये किसका स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। इसके पीछे वाला किसका था, टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। अगला हो बच्चे, टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल। टू पार्टिकल के सेपरेशन के बीच में सिर्फ क्या डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जो U इक्वल टू mgh बोलते हैं वो वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी न होकर क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़िए। अब बच्चे ए ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन ट्रेवल्स ए स्मूथ कर्व ट्रैक ए बी ज्वाइन टू एयर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन ऑफ 0.2, ब्लॉक्स स्टार्ट स्लिपिंग ऑन ट्रैक 0.1 मीटर above the horizontal surface, how far it will go on rough surface। ऐसा क्वेश्चन बच्चे मान लो कि ये आपको दिया है कि S है, यही निकालना है। तो बच्चे S इक्वल टू डायरेक्ट आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, बहुत टाइम जाएगा। अब ये फार्मूला याद रखना बच्चे कि अगर कभी ऐसा केस मिले, ठीक है, कि कोई बॉडी है वो h हाइट से गिराई जा रही है, पहले वो स्मूथ पे जा रही है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं था, बाद में वो फ्रिक्शनल फोर्स पे जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे। h की वैल्यू आपको पता है 1/0.2, बच्चे इसे क्या लिख सकते हो 10/2, यानी आपको कितना आ गया 5 मीटर। आंसर सेकेंड। बच्चे सोचना नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे। A constant body move to along z axis of the coordinate system is subjected to a constant motion f। बच्चे ये आपके NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो। वर्क डन पूछा है तो बच्चे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F.S। बच्चे आप ना पेपर में आप 3K का 3 वाले का इससे मल्टीप्लाई कर देना, मैं पूरा करूंगा आप मत करना। I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप
और बच्चे डिस्प्लेसमेंट आपको जेड एक्सिस पे दे के रखा है कितना 4 मीटर मतलब 4K। बच्चे देखो अब डायरेक्ट 3 का 4K से मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया 12 जूल। यहां पे बच्चे 12 जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two masses M1 and M2, M2 greater than M1 are attached with the massless and inextensible spring passing over a frictionless pulley. Find acceleration of the center of mass. बच्चे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे देखो ये कुछ ऐसा कह रहा है, एक तरफ M1 है, एक तरफ क्या है M2 है, और दे के रखा है कि M2 ग्रेटर है किससे M1 से। तो बच्चे यहाँ पे आपको पता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर पाए। अब बच्चे देखो अगर आपको एक्सलेशन निकालना है तो वो आपको पता है बच्चे, ठीक है, M2 माइनस M1 क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है बच्चे, अपान क्या होगा M2 प्लस M1G, ये आपको पता है बच्चे। और एक्सलेशन अगर सेंटर ऑफ मास का इसका निकालोगे तो बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हो M2 माइनस M1 अपान M2 प्लस M1 इंटू ए, ऐसा लिखोगे बच्चे। यहाँ पे बच्चे M2 माइनस M1 रहने दीजिए अपान M2 प्लस M1, ये हिस्सा बच्चे मैंने ऐसे ही रहने दिया और एक ही ठीक है, एक ही जगह ये लिख दोगे तो ये आएगा M2 माइनस M1 अपान M2 प्लस M1 इंटू कितना जी। तो यहां से बच्चे आ जाएगा ये M2 माइनस M1 अपान M2 प्लस M1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा जी, ए सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है बच्चे, कौन सा ये सही है, ठीक है। M2 माइनस M1 होना चाहिए तो बच्चे यहां से 48 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला हो जाएगा, स्क्वायर 2 में है, कंफ्यूज मत होना, M2 माइनस M1 रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। देखो बच्चे अगला, द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर वेरीज अकॉर्डिंग टू ए रिलेशन 2 प्लस 3x, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे जिसमें लीनियर डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, लेमडा इक्वल टू कितना दिया है 2 प्लस 3x, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अच्छा दूसरी चीज हमें पता है बच्चे कि लेमडा इक्वल टू होता क्या है एक्चुअली dm बाई dx, क्या होता है dm बाई dx। तो अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो बच्चे ये हम बहुत आराम से लिख सकते हैं dm इक्वल टू लेमडा dx, ऐसा लिखना बच्चे आसान रहेगा हम लोगों के लिए। अब बच्चे यहां से चाहो तो लेमडा की वैल्यू आप रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू देके रखा है 2 प्लस 3x, उसके बाद क्या दिया है बच्चे dx, ये आपको यहां तक दिया है बच्चे। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चे, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास, अगर ये लिखना हुआ तो हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चे, x dm अपान बच्चे dm, और ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे बस उसको ध्यान देखना है लिमिट को कि 0 से लेंगे लेंथ आपको दे रखी है 2, तो ठीक है 2 तक लिमिट लेंगे। अब ये बच्चे देखो क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है इस चीज को कि लिमिट हम जो लेंगे बच्चे, अब देखिए अगर हम यहाँ पे चाहें तो x वही रहने दें और dm की जगह हम पहले ही लिख के रखे हैं बच्चे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लेमडा dx लिख के रखे हैं हम लोग, तो हम लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3x, उसके बाद क्या रखेंगे dx अपान बच्चे
अगर dm की जगह लिखना है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 + 3x dx। लिमिट हमें ध्यान रखना है, यहाँ 0 to 2 लेना है, यहाँ पे भी बच्चे 0 to क्या लेना है 2 लेना है। अब इसके बाद x सेंटर ऑफ मास हम लिखना चाहेंगे तो सबसे आसान तरीका है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 2x² बाई 2 + 3x³ 3। ये लेंगे हम 0 to 2 तक। उसके बाद अगला बच्चे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा आपका 2x + 3x² बाई 2। लोअर लिमिट 0 लेंगे, अपर लिमिट क्या लेंगे बच्चे 2। अब थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए आगे, अब सिर्फ वैल्यू आपको बच्चे पुट करनी है। देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। देखो वैल्यू बच्चे 0 की रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते हैं 2 × 2 प्लस बच्चे लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर बाई 2। ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू ही रखी है। अब देखो बच्चे अगर हम ध्यान दें तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा 4 + 8, और नीचे अगर हम ध्यान दें तो 4 प्लस, अब ये बच्चे स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 + 6, यहाँ पे आ गया 12/10, यहाँ पे बच्चे आ गया 1.2। अब देखिए बच्चे, अब आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका कि कौन सा सही है। तो बच्चे ये देखिए कितना आया है 1.2 मीटर। तो आपका यहाँ से बच्चे कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1.2 मीटर। तो बच्चों चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बच्चे अगला पॉइंट आते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग between them closer to a heavier particle region. The product of mass of one particle and its distance from the center of mass is numerically equal to the product of mass of another particle and its distance from the center of mass. पहली चीज ये है बच्चे कि जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, सही बात है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जो दो बॉडी को ज्वाइन कर रहा है उसी पे पड़ता है और उधर पड़ेगा जिधर मास हैवियर है, ये स्टेटमेंट सही है। The product of mass of one particle and its distance from the center of mass is numerically equal to the product of mass of another particle and its distance from the center of mass, ये भी बच्चा सही है। अब बच्चे देखें, अगर बिकॉज लगा देते हैं सही आ रहा है तो सही है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग देम बिटवीन क्लोजर ऑफ द हैवियर पार्टिकल रीजन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ वन पार्टिकल। हाँ बच्चे, असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, क्योंकि आपको पता है लाइन ज्वाइनिंग पे पड़ता है, और दूसरा आपको पता है बच्चे कि जिधर से आप मास लेते हो, ठीक है, डिस्टेंस उधर से ही ले लोगे और वो आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये आपने पढ़ा होगा बच्चे, तो यहाँ से कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए बच्चों, धन्यवाद।